साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों डीसी मशीन। तो जानते हैं डीसी मशीन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इधर डीसी मशीन है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन दोस्तों। तो डीसी मशीन जो दोस्तों ये क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, पहला आ जाएगा अपना डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर और दूसरा आ जाएगा अपना डीसी मोटर। डीसी मोटर। तो दोस्तों मैं इसमें अभी क्या की बात कर रहा हूँ, डीसी मशीन जो क्या इलेक्ट्रिकल मशीन है, मतलब कि विद्युत मशीन है ना। तो अब मैं आपके लिए इसमें क्या बात कर रहा हूँ, डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंतर्गत दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का नाम लेना पड़ेगा, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। ये जो आती है डीसी मशीन के अंतर्गत आती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों, यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनरेटर कहलाती है। तो देखिए दोस्तों इसे, है ना, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद काय में देते हैं, डीसी जनित्र में, है ना। तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये हो गया अपना इनपुट, ये हो गया अपना आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या मिला, विद्युत ऊर्जा, हमने क्या दी, यांत्रिक ऊर्जा, एंड बीच में क्या है, डीसी जनित्र या फिर डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा डीसी जनरेटर किसे बोलते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो मशीन क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर कहलाती है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ हम डीसी मोटर रख दे, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसके जो मतलब डीसी मोटर रख दे तो उसके हमको इनपुट में क्या करना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा को देना पड़ेगा। और यहाँ डीसी मोटर है और यहाँ हमको क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। मतलब कि ये दोनों क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब कि इसमें जो जनरेटर होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलती है, और मोटर जो होती है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को देते हैं और अपने को क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों डीसी जनरेटर है, तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये डीसी जनरेटर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो डीसी जनरेटर है मशीन, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें क्या सतत या फिर कंटिन्यू एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को अधिक समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अब जैसे कि आप बोलोगे बैटरी में करके रख सकते हैं, मानता हूँ दोस्तों मैं बैटरी में करके रख सकते हैं, लेकिन बैटरी भी अगर हम जैसे बैटरी है अपनी, है ना, बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे। लेकिन अगर अपनी जो सप्लाई है अगर इसको अपन 1 दिन या 2 दिन तक ना दे तो इसके भी ये भी क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो अपनी सप्लाई है, विद्युत है, उसको अगर अपने को सतत चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, अपने को मशीन चाहिए। कौन सी मशीन चाहिए, डीसी मशीन। या फिर जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम डीसी सप्लाई मतलब जनित्र से अगर हम डीसी सप्लाई को प्राप्त कर रहे हैं तो वह जनरेटर डीसी जनरेटर कहलाएगा। या फिर अपन एसी सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं तो वह जो जनरेटर है वो एसी जनरेटर कहलाएगा। तो जो इसीलिए हमें क्या हो, सतत कंटिन्यू एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए हमें क्या हुआ, मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी को भी क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं ना, उसके बाद ही हम उसको फिर यूज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या हुआ, बैटरी मतलब अपना मशीन की हमें आवश्यकता हुई। तो चलते हैं अपन क्या पढ़ रहे थे अभी, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, इसके लिए अपन क्या जानते हैं, जो डीसी जनरेटर होता है फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जानते हैं कि फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत क्या होता है। नंबर 1 है ना, जो डीसी जनरेटर है वो क्या करता है, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, फेराडे के विद्युत
चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है दोस्तों, ये किसके नियम पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर प्रेरण, मतलब या फिर बोल सकते हैं अपन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलेंगे अपन फैराडे लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। तो जो फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया हमें कि जब किसी चालक को या फिर कंडक्टर है ना, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है तो उस चालक में गतिज विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। पर वो पैदा कैसे होता है? जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। मतलब चुंबकीय बल रेखा मतलब फ्लक्स, मतलब कि फाई, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिस वजह से उस चालक में गतिज विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको इसमें परिभाषा लिख देता हूं। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं, मतलब कि फाई का छेदन होता है ना, छेदन होता है, जिससे उस चालक या फिर बोल सकते हैं आप कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि क्या होता है? ई, क्या है? ई, ठीक है। जो ई होता है दोस्तों, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई, ये सदैव क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, मतलब कि फाई के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? जो ई होता है चुंबकीय विद्युत मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स बल रेखा, मतलब कि फाई का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना। ये मैंने आपको अभी बताया। अब जानते हैं दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स फाई कि क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो जानते हैं कि फाई मतलब कि चुंबकीय बल रेखा ये क्या कहलाती है, फिर क्या होता है, इसको भी अपन आपको मैं मतलब डायग्राम के माध्यम से समझा के बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए सेकंड आ जाएगा आपका क्या? फाई। अब फाई लिख तो दिया मैंने चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या? फ्लक्स परिवर्तन की दर है, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या है? इधर देखिए, जनरली मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक मैग्नेट बार लिया है, ठीक है, जो क्या एन एस, दो सिरे होते हैं। ये देखिए, ये क्या निकल रही है? चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, निकल रही है। तो जो चुंबकीय बल रेखा है जो क्या कर रही है? एन से एस की ओर ट्रेवल कर रही है। कहाँ कर रही है? एन से एस की ओर ट्रेवल कर रही है। कहाँ पे? बाहर, है ना। चुंबकीय बल रेखा हमेशा चुंबक में एन से एस की ओर जाती है, तथा चुंबक के अंदर क्या होता है? एस से एन की ओर जा रही है, ठीक है।
अब ये जो चुंबकीय बल रेखा है, तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये फाई बोलते हैं। मतलब इस क्षेत्र में चुंबक बल रेखाओं कोई क्या कहते हैं, फाई। फाई मतलब क्या होता है, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स का। तो इसी जो चुंबक में से निकलने वाली बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे दर्शाते हैं, फाई तथा इसके ऐसा इकाई क्या हो जाएगी अपनी, ऐसा इकाई, है ना। एग्जाम में पूछता कई बार, इसको क्या बोलते हैं, वेबर, है ना, वेबर, है ना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो देखिए आपके हाथ में, मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके हाथ में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यहाँ पे, तो वो भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चलती होता है। और फाई क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, जिसकी ऐसा क्या होती है, वेबर होती है। तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में आगे और, ठीक है। अब जानते हैं कि ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है। फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न कैसे होता है ना। तो ईएमएफ उत्पन्न कैसे होगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N डी फाई अपान के dt, जहां ये N है, जो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, मतलब कि टर्न की संख्या, है ना, टर्न की संख्या। फेराडे नियम के अनुसार ये फॉर्मूला दोस्तों, है ना, फेराडे के नियम के अनुसार, ठीक है, जिसमें एन क्या, नंबर ऑफ टर्न, और ये क्या, फाई। फाई मतलब क्या है, वेबर फ्लक्स, है ना, और ये क्या है, टी क्या है, समय, है ना, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसी के अनुसार इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये जो फाई का चिन्ह है, ये क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर, जो फाई है यहाँ पे, ये क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके बाद में क्या हो जाएगा, ई बराबर, इसको इसके ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डी फाई अपान के डी टी इज इक्वल टू डी लेमडा अपान के डी टी। यह भी एक फार्मूला बनता है दोस्तों, ठीक है, जहां डी लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डी लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई। ये क्या है, फ्लक्स लिंकेज है दोस्तों यहाँ पे ना, जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है तथा टर्न क्या, नंबर ऑफ टर्न, लेमडा मतलब डी लेमडा, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट आईएमपी फार्मूला है, किसके अनुसार, फेराडे के नियम के अनुसार। ये क्या है, मोस्ट आईएमपी फार्मूला है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह लगता है ना, तो वो क्या होता है, ड्यू टू लेंज लॉ, मतलब कि लेंज लॉ के, मतलब लेंज का जो नियम होता है उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगता है। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, फेराडे के नियम की। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। जब आप लेंज का नियम, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, कहाँ पे, मैग्नेट जो चैप्टर मैंने इसके पहले पढ़ाया, इसीलिए मैंने इसके पहले मैग्नेट का चैप्टर लिया था, क्योंकि जो अपन मशीन पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और तथा परमानेंट मैग्नेट दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जानेंगे अभी आपके बारे में, आपको इसके बारे में बताऊंगा कि परमानेंट मैग्नेट यहाँ कहाँ लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ लगता है। तो जैसे कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो फ्लक्स फाई उत्पन्न हुआ है, मतलब मैग्नेट से ही उत्पन्न हुआ है ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया, इसके पहले आपको जो वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको मैग्नेट तथा मैग्नेट के प्रकार तथा यह मतलब कैसे बनता है, तथा किस किस का बनता है, तथा कहाँ यूज होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया हो, तथा लेंज लॉ और इसके बारे में पूरी जानकारी दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसको और आगे बढ़ाते चलते हैं, अपन देखते हैं। और हाँ, तो अब देखिए कि जो अपना फ्लक्स जो होता है, मतलब कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे जनरली क्या ले रहा हूँ, एक मैग्नेट लिया हुआ है ना, ठीक है, ये एन है, ये एस है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखा है, एन से एस की ओर जाएंगे, सबको पता है, जा रही है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया, देखिए एक कंडक्टर को लाया है ना, एक कंडक्टर समझता है आपको, सभी को पता है, चालक, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया मैंने, इस चालक को लाया, ठीक है, कंडक्टर लाया, ठीक है। तो कंडक्टर को लाया, ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर है उसको क्या किया मैंने, प्राइमोर की सहायता से इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, घुमाया, जिसके कारण उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को समझाने के लिए मैंने दोस्तों ये डायग्राम बनाया, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, इतना आगे ले चलता हूं मैं आपको। और अभी
तो दोस्तों देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अपने को अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है तो एक तो एक चालक को घुमाना पड़ेगा, एक तो एक फील्ड को घुमाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मतलब डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर में देखिए डीसी जनित्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, डीसी जनित्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीसी जनित्र में जो फील्ड होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जो फील्ड होता है अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। फील्ड स्थिर होता है, कैसा होता है, स्थिर, ठीक है। तथा जो चालक होता है क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब चालक को घुमाया जाता है। चालक क्या करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। देखिए चालक क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, मतलब कि रोटेट हो रहा है ना। ठीक है दोस्तों, देख लेना है ना। चालक क्या करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। ये क्या होता है, डीसी जनित्र में होता है। फील्ड क्या होगा, स्थिर रहेगा। चालक मतलब कि अपना जो आर्मेचर में अपन जो कंडक्टर को डाल के घुमाते हैं, किसकी सहायता से घुमाते हैं, प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं। तो डीसी जनरेटर या फिर डीसी मशीन या फिर इसको बोल सकते हैं अपन डीसी एमसी, मतलब कि मशीन है ना। मशीन में क्या होगा, फील्ड स्थिर रहेगा तथा चालक क्या करने, घूर्णन करेगा, ठीक है। अब इसके आगे ले चलता हूं मैं आपको, देखिए इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तो उसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जो अपनी डीसी मशीन तथा एसी मशीन में डिफरेंट अपने को पता होना चाहिए कि हम अगर अभी क्या कर रहे हैं, डीसी मशीन पढ़ रहे हैं और जो एसी मशीन होती है, इन दोनों में क्या मेन डिफरेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ डीसी मशीन, है ना, डीसी मशीन, ठीक है। एसी मशीन, तो डीसी मशीन देखिए बना रहा हूं मैं आपके सामने अभी, ठीक है। ये आपके बन गए पोल एंड पोलसू, ये अपना क्या है, स्टेटर, मतलब बॉडी या एक वाला भाग है, ठीक है दोस्तों, है ना। ये जो एन एस एन एस, ये क्या है, यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है। इसको हम किसके माध्यम से घुमाएंगे, यांत्रिक शक्ति, है ना, यांत्रिक एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर की सहायता से अपन इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे और देखते हैं ना। आगे अपना क्या आ जाएगा, एसी मशीन। तो एसी मशीन के लिए क्या है अपना, देखिए ये क्या है अपनी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। एक प्राइम मूवर लगा, ठीक है। ये देखिए ये है अपना कंडक्टर, आर्मेचर वाइंडिंग, है ना, स्टेटर में जो हो रही है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इनमें मेनली अंतर क्या होता है, अब यहाँ पे क्या फ्लक्स स्थापित हो गया, ये अपना क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर में कंडक्टर, ठीक है, आर्मेचर
कंडक्टर, या फिर आर्मेचर, दैट इज पोल। ठीक, ये शाफ्ट है, शाफ्ट से क्या होता है, अपना जो यांत्रिक शक्ति देते हैं। ठीक है, यह कम्यूटेटर है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें मेनली अंतर क्या होता है कि जो डीसी मशीन होती है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो अपन चालक है, चालक को किसके सहायता से घुमा रहे हैं, प्राइम मूवर की सहायता से घुमा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो डीसी मशीन होती है उसमें क्या होता है कि चालक घूमता है तथा फील्ड फ्लक्स क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एसी मशीन में आ गए हम, या फिर सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं इसको, है ना, अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर। इसमें क्या हो रहा है, ये जो फील्ड बनाया मैंने बीच में, तो इसमें क्या हो रहा है, फील्ड घूम रहा है, मतलब रोटर के ऊपर में फील्ड वाइंडिंग होती है ना, ये क्या है, रोटर है अपना, है ना, उसको मैंने क्या किया है, सप्लाई दिया है, क्या डीसी सप्लाई दिया है, रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी, है ना, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है, अपना रोटर है, उसमें उसके ऊपर में क्या किया मैंने, फील्ड वाइंडिंग किया हूँ, और उसके बाद में क्या है, स्टेटर है, इसमें क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, स्टेटर, इसमें क्या है, कंडक्टर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, अब मैंने क्या किया, यहाँ ये देखो ये सॉफ्ट है इसकी। ठीक है, इसकी सॉफ्टवेयर को क्या किया, प्राइम मूवर से क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब प्राइम मूवर अपना क्या हो सकता है, टरबाइन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, फिर स्टीम टाइप पे भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार कि अपने को कितने मतलब कि ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, उसके हिसाब से अपन प्राइम मूवर को लगाएंगे। ठीक है, घरों में देखा होगा आपने, अधिकतर जो मेलों में होगा उसमें क्या होता है, डीजल इंजन ही रहता है, प्राइम मूवर जो अपना जनरेटर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, प्राइम मूवर की सहायता से इसको क्या कर रहा हूँ, रोटर को घुमा रहा हूँ। तो रोटर में क्या किया, मैंने फील्ड वाइंडिंग किया, तो फील्ड वाइंडिंग मतलब कि क्या किया, प्लस और माइनस, है ना, इसमें क्या है, डीसी सप्लाई दिया। ठीक है, डीसी सप्लाई दिया, मतलब कि इसका कहने मतलब इनका इसमें अंतर क्या है कि जो एसी जनरेटर होता है या फिर एसी मशीन होती है उसमें क्या होता है, सदैव रोटर को घुमाया जाता है, तथा स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में क्या होता है, कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब कि इसमें फील्ड फ्लक्स घूमता है तथा कंडक्टर स्थिर रहता है, कंडक्टर स्थिर रहता है। ठीक है, रोटर तथा रोटर फील्ड घूमता है, फील्ड घूमता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, फील्ड फ्लक्स स्थापित हो गए। ठीक है, आर्मेचर भी डाल दिया, आर्मेचर में कंडक्टर भी होगा। अब क्या अपने आप मतलब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब तक मैं इसको क्या करूँगा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं दूंगा प्राइम मूवर की सहायता से, तब तक इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए ये क्या हो रहा है कि ये एन से एस की ओर क्या हो रहा है, ये एन से एस की ओर क्या हो रहा है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। आपको पता, मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब फ्लक्स को क्या होता है, एन से एस की ओर जाती है। तो देखिए एन से एस की ओर जा रही है। ठीक है, देखो एन से एस की ओर जा रही है ना। अब इसके अंदर में मैंने क्या किया हो, अपना एक चालक कंडक्टर, मतलब कि चालक, मतलब कि जो सिलिकॉन लेमिनेटेड जो अपना आर्मेचर है उसके ऊपर में क्या किया हूँ, मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया, मतलब कि चालक को उसके अंदर में क्या किया, लपेट दिया, और उसको क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रखा हो, जिसको क्या कर रहा हूं मैं, शाफ्ट के द्वारा शाफ्ट को क्या किया, प्राइम मूवर से जोड़ा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा है, इस आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा प्राइम मूवर के माध्यम से घुमा रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण ये जो चुंबकीय बल रेखा है इनका क्या हो रहा है, छेदन हो रहा है, जिसके कारण इस मतलब आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल मतलब कि EMF उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार ले चलता हूं आपको एसी मशीन में। इसमें क्या हो रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो काय पे है, रोटर पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें रोटर को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब घुमा रहे हैं, लेकिन कैसे घुमा रहे हैं, जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, NS स्पीड, मतलब कि NS स्पीड क्या होता है, NS = 120F/P होता है। तो इस रोटर को क्या करते हैं अपन, सिंक्रोनस स्पीड, मतलब कि NS बराबर क्या होता है, 120F/P। अगर सपोज अपने पोल अगर 4 है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम का जो NS स्पीड निकलेंगे वो निकलेंगे अपनी कितनी, 1500 RPM। तो जब किसी चालक को मतलब जब किसी रोटर को
मतलब उसके ऊपर क्या एक्साइटेशन करने के लिए हमने डीसी सप्लाई ऑलरेडी दे चुकी है, तो उसको अगर हम मतलब कि जो रोटर है उसको कंडक्टर के अंदर, मतलब कंडक्टर अपने क्या स्टेशनरी है, मतलब कि कंडक्टर क्या मतलब कि स्थिर है, तो उसको अगर हम इस रोटर को अगर 1500 आरपीएम की स्पीड से घुमा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बाहर आउटपुट में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली अंतर यही है कि इसमें फील्ड स्थिर रहता है, चालक घूमता है, तथा एसी मशीन, अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मशीन, उसमें क्या होता है, फील्ड घूमता है, कंडक्टर स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बातें आती है कि आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर से हमको आउटपुट विद्युत वाहक बल मिलता है, तथा जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, उसमें डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों देते हैं, पोल को एक्साइटेशन करने के लिए। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे ले चलता हूं दोस्तों मैं आपको, तथा दोस्तों इसमें जो फ्लक्स है इनवेरिंग टाइम है, इनवेरिंग टाइम मतलब कि जो फ्लक्स है ये समय के अनुसार बदल नहीं रहा है, मतलब फिक्स रहता है उसमें, है ना, इन दोनों में। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें होता है वेरिंग टाइम, मतलब कि उसमें क्या होता है, फ्लक्स भी बदलता है मतलब समय के साथ, और इसमें क्या होता है, समय के साथ में फ्लक्स बदलता नहीं, मतलब कि जितना, जैसे कि इसके मान लो 10 वेबर का फ्लक्स है, तो उसमें 10 वेबर का ही फ्लक्स रहता है, ये टाइम के अनुसार नहीं बदलता। ठीक है, इसमें भी वही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे इसकी ओर आपको ले चलता हूँ। ठीक है, और जो दोस्तों ये जो एन और एस मैंने यहाँ पे रखा है, ये दोस्तों हिस्ट्रापोलर स्ट्रक्चर के अनुसार हमेशा नॉर्थ पोल के बाद साउथ पोल, तथा साउथ पोल के बाद ये नॉर्थ पोल, तथा नॉर्थ पोल के बाद साउथ पोल को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं और आपको, इसके आगे आ जाएगा मोस्ट 3 पॉइंट है, देखिए आपको मैं नोट करा देता हूँ, एग्जाम में कई बार इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, फर्स्ट पॉइंट इज, अगर चालक को क्या करें हम, चालक स्थिर है, ठीक है, तथा फ्लक्स घूर्णन करता है, क्या करता है, तब क्या होगा, मतलब कि चालक मतलब कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड फ्लक्स इज रोटेटिंग, तब क्या होगा, यह कहाँ होता है, मतलब तो यह दोस्तों अपना एसी मतलब कि एसी अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस, या फिर अपना क्या बोल देंगे इसको आप, सिंक्रोनस मशीन इसको बोल देंगे हम, क्या कहाँ होता है यह, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन यहाँ पे इसको बोलेंगे हम क्या, एसी जनित्र। क्या होता है इसमें, चालक क्या होता है, स्थिर रहता है, फ्लक्स घूमता है, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनस मशीन, है ना दोस्तों, सिंक्रोनस मशीन, है ना, एसी जनित्र में। सेकंड पॉइंट आ जाएंगे अपना, अगर सपोज अपना क्या है, चालक घूमता है ना, यानी घूर्णन कर रहा है, ठीक है, घूर्णन करता है तथा फ्लक्स स्थिर है, तो यह कहाँ होता है दोस्तों, मैं जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही रिपीट किया पढ़ाया था इसमें, कि जहाँ चालक क्या कर रहा है, घूम रहा है, और फ्लक्स क्या कर रहा है, स्थिर है, तो यह कंडीशन कहाँ होती है, डीसी मशीन में आएगी। तो यह कंडीशन कहाँ आएंगी, डीसी मशीन में आएगी, ठीक है, डीसी मशीन या फिर डीसी जनरेटर में आएंगे, जिसमें क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि उसमें जो आर्मेचर हो रहा है, कंडक्टर, जिसमें मैंने क्या किया, लपेटा हूं, उसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तथा जो फ्लक्स है वो क्या है, स्थिर है, फ्लक्स क्या है, स्टेशनरी है, तथा क्या चालक क्या है, रोटेटिंग टाइप है, ठीक है। अब से थर्ड आ जाता है अपना, जहां चालक स्थिर है तथा फ्लक्स
भी स्थिर होता है, फ्लक्स भी क्या है, स्थिर है ना। तो दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जनरली दोस्तों ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे चालक भी स्थिर होता है, फ्लक्स भी स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे ले चलता हूँ दोस्तों मैं इसमें आपको, हाँ आगे ले चलता हूँ मैं, आगे इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना डीसी जनरेटर होता है वो काय पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की अगर हमको दिशा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के द्वारा दी जाती है। तो उसको हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दाया हाथ का नियम। ठीक है, दाया हस्त नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है राइट हैंड, ये कहाँ कार्य करता है, ये जनरेटर की प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो इसके अनुसार जब हम राइट हैंड को लंबवत ऐसा फैलाते हैं, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, अंगूठा मतलब कि थंब, ये क्या करता है अपना चालक मोशन कंडक्टर मतलब कि चालक के घूमने की दिशा को दर्शाएगा, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब कि जो कंडक्टर घूम रहा है उसकी दिशा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जो अंगूठा होता है वो चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है, तथा जो तर्जनी होती है, प्रथम उंगली जो होती है जिसको इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर भी बोलते हैं, तर्जनी। ठीक है, ये क्या कराएंगे, यह क्या दर्शाएंगे, ये फ्लक्स की दिशा को दर्शाएंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाएंगे। लेकिन जो अपने मध्यम मिडिल फिंगर है यह क्या दर्शाएंगे दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएंगे। इसी के माध्यम से हम मतलब कि निकालते हैं कि जो चालक है उसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो मैं आपको लिख देता हूँ, जो अंगूठा होता है, थंब अपना अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, ठीक है। सेकंड आ जाएगा प्रथम उंगली, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं जिसको, तर्जनी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्लक्स की दिशा है ना, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तीसरा आ जाएगा अपना द्वितीय उंगली, जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, मिडिल फिंगर है ना, वो क्या करेंगे दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। इंगित करती है दोस्तों, या फिर दर्शाती लिख दिया है ना, को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके माध्यम से मैं आपको अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को निकाल के बताऊंगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर पे लगता है। ठीक है, क्या पे लगता है, जनरेटर पे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार एग्जाम यही पूछ लेता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस पे कार्य करता है, जनरेटर, मोटर या फिर अल्टरनेटर या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जनरेटर ऑलवेज टाइम टिक करना है। ठीक है, अब इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल होता है वो क्या करता है, मोटर में जो करंट हो रही है, जो सप्लाई जो हो रही है, सप्लाई मतलब कि जो मध्यमा होती है, सप्लाई फिर करंट की दिशा को बचाने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है, यम है ना, मोटर है ना। तो अंगूठा क्या बताता है, देखिए इसमें अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, क्या बताता है अंगूठा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। अब आ जाती है प्रथम उंगली, तर्जनी, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे भी याद रख सकते हैं, रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे, जो प्रथम उंगली ये तो सदैव क्या बताती है, अपना फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा हो गई, ठीक है। अब आ जाती है द्वितीय उंगली, ठीक है, मिडिल फिंगर। दोस्तों ये यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि ये बताता है कि सप्लाई विद्युत धारा की दिशा, मतलब जो मोटर को अपन क्या देते हैं, विद्युत धारा, मतलब एक करंट देते हैं, तो मोटर में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा या फिर सप्लाई करंट की दिशा, सप्लाई करंट की दिशा को बताता है ना, दिशा को ज्ञात करने के लिए, दिशा को तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसको आपको अगर डायग्राम के माध्यम से समझना है तो मैंने इसके पर एक मैग्नेट चैप्टर पढ़ाया है दोस्तों, उसमें शायद चौथा या पांचवा क्लास है, तो उसमें मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से एकदम स्पेशली तरीके से बहुत अच्छे से दोनों मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का डायग्राम बनाया हूँ और उसके माध्यम से आपको समझाया दोस्तों। तो आप उस क्लास में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इसके आगे ले चलता हूँ आपको, थंबनेल में डला हुआ है दोस्तों, देख लेना आप, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें डालना है फिर फेराडे सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल लिख लेना, तो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे ले चलता हूँ मैं आपको फिर। अब जानते हैं कि जो जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए इसमें है ना, जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब जो आर्मेचर होता है उसमें हमेशा एसी क्यों पैदा होता है, तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कि जो आर्मेचर होता है उसमें क्या होता है, एसी पैदा होता है, ये तो सभी को पता है, तो पता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, जिसके माध्यम से हमको क्या मिलता है, डीसी मिलता है। जैसे जो कम्यूटेटर एज अ यांत्रिक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, जो हमें क्या करता है, एसी से डीसी करता है। और एसी किसमें पैदा होती है, सदैव एसी आर्मेचर में पैदा होती है, ठीक है। तो उसी को अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पैदा होती है, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो उसके जनरली मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको, पहले तो मैं फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से जो विद्युत वाहक बल की दिशा को निकालते हैं वो पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा आपको एसी कैसे पैदा होती है ना। जनरली मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें देखिए, ये अपना हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एस। ये देखिए इससे क्या हो रहा है, ये चुंबकीय बल रेखा क्या कर रही है, निकल रही है, सभी को पता है निकलती है चुंबकीय बल रेखा, जो क्या करती है, एन से एस की ओर जाती है, सभी को पता है एन से एस की ओर जा रही है, ठीक है, जा रही है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आर्मेचर की एक कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आर्मेचर की एक क्या कर रहा हूँ, कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है।
देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल से एक डायग्राम बनाया, ठीक है। दो मैग्नेट ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बीच में क्या किया, आर्मेचर की एक कॉइल किया, जिसकी क्या इसमें नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी डी। ये क्या है, ए साइड ए बी साइड है, ए बी साइड एक कंडक्टर, बी सी साइड एक कंडक्टर, ठीक है। और ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, बीच में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मतलब कि फ्लक्स है ना। और ये क्या है, ब्रशेस, मतलब कि इसमें क्या दो ब्रश है ना, ठीक है, ब्रश हो गया। ये क्या है, अपना कम्यूटेटर है, ठीक है। ठीक है, कम्यूटेटर। और ये यहाँ पे क्या क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, जिसको मैं पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, इसको बोलते हैं लोड, ठीक है। तो देखिए, मैं फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। डायग्राम बन गया दोस्तों। अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको, इस आर्मेचर को प्राइम मूवर है ना, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर की सहायता से क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्रॉस चिन्ह बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बना रहा हूँ मैं, एक डॉट चिन्ह बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये मतलब जब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। किसको, अभी बताऊँ क्लॉकवाइज भी क्यों घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये अपना कंडक्टर है, इस चुंबकीय बल रेखा के अगर समांतर है, तो तब E इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो भी क्यों होगा बता रहा हूँ, ठीक है। जब कंडक्टर इस चुंबकीय बल रेखा के अगर समांतर है, तो जो उत्पन्न ईएमएफ वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए वो भी कैसे होगा, क्योंकि उसके वह क्या है, समांतर है, मतलब कि देखिए ये अपना क्या है, चालक है, और ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी थीटा डिग्री का कोण नहीं है, मतलब कि ये क्या है, ये 0 है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर ये समांतर है किसके, चुंबकीय बल रेखा के, तो इसमें क्या होगा, उत्पन्न विद्युत बल 0 होगा। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हम प्राइम मूवर की सहायता से इस चालक को क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी घुमा रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, इसको, ये देखिए ये चालक है, ये चुंबकीय बल रेखा है। अब इस चालक को क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं। तो इस चालक में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये देखो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो इस 90 डिग्री पे इस पे क्या होगा, इस पे सबसे अधिक यहाँ पे क्या होगा, उसको चुंबक वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अब देखिए इस फ्लेमिंग रूल के राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, देखिए मैं एंगल बना रहा हूँ, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से इस चालक को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मतलब कि थंब क्या दर्शा रहा है, ऊपर, मतलब कि विद्युत धारा, मतलब कि चालक क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। क्या कर रहा है चालक, क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए ये क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें क्या कर रहा है, मैंने चालक को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या दर्शा रहा है, जो अंगूठा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर है ना, इसलिए चालक क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तथा जो विद्युत धारा है, ये जो है तर्जनी, ये तो क्या दर्शा रही है कि चुंबकीय फ्लक्स में घूम रहा है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जो क्या हो रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है, ठीक है। तथा जो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बोले, फिर जो इस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा, वो क्या कहाँ जा रही, अंदर की ओर जा रही है। इसीलिए इस जो क्रॉस जीरो के अंदर में क्या किया मैंने आपको, क्रॉस साइन दिया हो, तो इसमें क्या होता है कि जब धारा अंदर की ओर जा रही है, तब इस साइन को दर्शाया जाए, डिनोट करते हैं, मतलब क्रॉस जीरो से, है ना। तो धारा अंदर तो ठीक है दोस्तों, अभी क्या कर रही है, धारा ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये देखिए धारा क्या हो जाएंगी, फिर ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये धारा क्या कर रही है, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये धारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, क्लॉकवाइज घुमा रहे, ये यहाँ मतलब कि जो देखो अभी ये फिर मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या था, समांतर में रहा, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री तक, ठीक है। अब उसके बाद में फिर और हमने उसको क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो वो क्या होगा फिर दोस्तों, धारा क्या होगा, ये बाहर की ओर जाएंगे। तो मतलब कि जो अपना हैंड है ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये देखिए ये नीचे, मतलब कि ये विद्युत धारा है कहाँ जा रही है, बाहर की, फ्लक्स है। और ये क्या है, मतलब कि अपना चालक घूम रहा है, ठीक है।
तो ये देखिए, तो ये जो डॉट मैंने यहाँ दर्शाया हूँ जीरो, मतलब जीरो के अंदर में क्या किया डॉट दर्शाया, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि जो धारा है, विद्युत धारा बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, बाहर की ओर जा रही है, ये आ गई इधर में, ये अपना आ जाएगा कम्यूटेटर, तो ये क्या है कार्बन ब्रश से निकलते हुए क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गई इधर, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो मतलब कि इसमें बताया गया कि फ्रेमिंग का जो रूल है इस पर कैसे कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं इसके आगे बताता हूँ कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो ऐसी क्यों हो रहा है ना, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जो है क्या उत्पन्न, ये मैप, और ये क्या है टाइम, है ना, टाइम के साथ में। ये देखो जीरो बिंदु है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब ये आ जाएगा अपने यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत वाहक बल कट रहा है, मतलब कि यहाँ पे सबसे अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो कि क्या करेगा अपना 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 180, और जो नेगेटिव जो नीचे में आ जाएगा वो हो जाएगा 270, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 360, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अपना मतलब कॉइल है, ठीक है, और ये क्या है चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। अब इस चुंबकीय बल रेखा को क्या मतलब चुंबकीय बल रेखा में क्या हो रहा है, इस एंगल को मैंने प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया, तो ये जो अपना मान है जीरो से क्या होगा बढ़ते 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 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90 तक क्या हो जाएगा, ये एकदम अपने क्या मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर वहां से फिर और मैं उसको घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा नीचे आ जाएगा, मतलब फिर से इसके क्या हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा के पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि 180 पे 0 हो जाएगा। फिर उसको अपन हम घुमा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 270 पे इस ई मैक्सिमम हो जाएगा, पर माइनस हो जाएगा। फिर उसको घुमाएंगे तो जो 360 डिग्री पे यहाँ पे जाएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कि इसी कारण ये क्या हो रहा है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, है ना, साइनोसॉइडल वेव, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है इसमें जो आर्मेचर है इसमें हमेशा क्या होता है एसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसको आपको और एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए ये अपना क्या चल रहा है, ये चुंबकीय बल रेखा चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है एक कॉइल लिया है, ठीक है। अब आपको समझने के लिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट डाल रहा हूँ, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1, ठीक है। तो देखना दोस्तों इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अभी, आ जाएगा 2 2 ये 3 सबसे अधिकतम मान होगा इस पे, 4 ये 5 पे 0 हो जाएगा, 6 7 एंड 8 एंड 1, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो 1 से 5 यहाँ पे क्या होगा कि जो चुंबकीय बल रेखा है वो क्या है, इस 1 से 5 के बीच में जो अपना कॉइल है उसके क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या होगा कि यहाँ पे विद्युत अपना जो फ्लक्स है वो क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो ठीक इसी के क्या होगा दोस्तों, ये लंबावत ये 90 डिग्री पे है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये जो अपना कंडक्टर है 1 और 5 के बीच क्या होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल 0 होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, घूमना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पे आएगा तो कुछ उसका विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, फिर जब 3 पे आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे अधिक मतलब कि मैक्सिमम ईएमएफ उत्पन्न होगा। यहाँ पे कहाँ पे, 3 और 7 के बीच में है ना, 3 से 7 के बीच में मैक्सिमम ईएमएफ उत्पन्न होगा, मतलब फ्लक्स लिंकेज, मतलब कि अधिक फ्लक्स कटेगा। सबसे अधिक फ्लक्स कहाँ कट रहा है, 3 और 7 के बीच कट रहा है। फिर उसके बाद में और ये 4 पे आ जाएगा, फिर थोड़ा कम होएगा, फिर 5 और 1 के बीच में आ जाएगा तो पूरा ही कम हो जाएगा, फिर उसके में 6, मतलब ऐसा बढ़ते जाएगा फिर कम होते जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें इधर देखिए आप, उसी के चक्कर में क्या होता है, ये जो साइनसोइडल वेवफॉर्म ये चलती है, मतलब कि ये देखो एक बार ये 0 से मतलब कि 1 से चलना प्रारंभ हुई। ठीक है, ये 2 पे आई, फिर 3 पे, तो 3 पे क्या होगा, अपने मैक्सिमम मान को ले लेगा, मतलब कि 5/2 को ले लेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आना प्रारंभ करेगा, फिर ये 180 डिग्री पे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5वां नंबर जो है, इस 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, अपना फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उस 5वें से क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये 270 मतलब कि 270 डिग्री, मतलब कि 3π/2, मतलब यहाँ पे तक जब आएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ठीक है, और फिर यहीं से जब आगे चलते जाएगा दोस्तों तो ये 1 पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी कारण आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, पैदा होने वाली विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत धारा, पैदा होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, एसी होती है। तो दोस्तों ये सब आपको आज समझ में आया होगा, आप फिर से इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, सब एक बार मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें। अभी क्या हुआ है, DFCCL ने अपने आपको सबको मैंने एक वीडियो डाला ही था कि अपनी जो एग्जाम डेट है तथा फॉर्म भरने की डेट है वो भी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा मौका है तथा DFCCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो दोस्तों ITA वालों के लिए द बेस्ट जॉब है। तो इसके बाद में पता नहीं दोस्तों कब जॉब आती है कब नहीं। तो दोस्तों आप मतलब ठाकरे सर क्लासेस में क्या हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल की पूरी तैयारी, नॉन टेक्निकल की तैयारी दोस्तों आपको संदीप सर कराएंगे, जो बेस्ट जो दोस्तों कराएंगे। जिसमें क्या दोस्तों अपना जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है उसमें क्या है दोस्तों, अपना 60 नंबर का क्या है, 60 नंबर का अपना क्या है, टेक्निकल है, तथा 60 नंबर का क्या है दोस्तों, नॉन टेक्निकल है। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल के लिए हमने एक स्पेशल सर लाया जिसका नाम है संदीप ठाकरे सर, जो आपको मैथ्स, रीजनिंग तथा जीके और जीएस स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों। तथा आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्निकल क्लासेस की तैयारी तो चल ही रही है, जिसमें दोस्तों आपको सिलेबस को जल्दी खत्म करने के लिए कमलेश ठाकरे सर है, जो आपको अब एसी फंडामेंटल तथा आपको इन्होंने इसके पहले आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका है दोस्तों, तथा इस पे मैग्नेटिक क्लास भी खत्म हो चुकी है। तथा इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया है, मतलब DC जनरेटर और इसके बाद में दोस्तों DC मोटर को पढ़ा जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।